दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आपको पता ही है कि हमारी साइंस की क्लास शुरू हो गई है ना। तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और हम सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी शुरू कर चुके हैं। तो आज आपकी ये सेकेंड क्लास है, यानी कि सेकेंड डे पार्ट टू कह लीजिए, सेकेंड डे कह लीजिए, सेकेंड क्लास कह लीजिए, टारगेट सेकेंड कह लीजिए, जो भी है। तो इसमें ना हमने क्या क्या कल कंप्लीट किया था। तो हमने भौतिक राशियाँ कंप्लीट कर ली हैं, यांत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व की अधीन गति कर ली है, स्थूल पदार्थों के समान गुण कर लिए। और आज हम करने वाले हैं ध्वनि एवं तरंग गति। ठीक है, 4 नंबर चैप्टर करेंगे। अगर टाइम हुआ तो हम ऊष्मा और ऊष्मागतिकी भी कर लेंगे, जैसे कि कल हमने सोचा नहीं था कि हमारे 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो ये हो गए थे। और 20 मिनट का मुश्किल से मैंने आपका वीडियो दिया है, बस 20 मिनट देने हैं आपको और कंप्लीट कर लेना है। मैं कोशिश यही करूँगी कि आधे घंटे से ऊपर बिल्कुल भी ना हो, बल्कि 15-20 मिनट का ही हो। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्विक रिवीजन चल रहा है, आप देख रहे हो, ये सिर्फ पीवाईक्यू फॉर्म है, कोई आपकी थ्योरी बेस्ड क्लास नहीं है। तो आपको बस टेस्ट लगाते हुए चलना है। मैं वैसे भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, ध्वनि एवं तरंग गति, साउंड एंड वेव मोशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं इसमें। तो पहला है आपका, किसी दिए गए माध्यम में 2 हर्ट्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। इस माध्यम में इसे 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसका ऑप्शन होगा भाई 3.0 सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलो, अब सेकेंड वाला भी, अब जब इस तरह से, चलो अच्छा, ध्वनि एवं और प्रकाश तरंगे। तो ध्वनि और प्रकाश तरंगे जो हैं वो वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ध्वनि तरंग आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। एक सेकेंड, क्या हो जाता है, ठीक। और आपकी प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम और द्रव्य की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी होगी? तो 170 मीटर होगी मेरे हिसाब से। नहीं, गलत है मेरे हिसाब से गलत है, यानी 150 मीटर होगी। ठीक है, तो भाई गलत हो गया ये क्वेश्चन मेरा। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, ध्वनि की चाल बराबर 340 ms, चट्टान से व्यक्ति की दूरी v/t/2, 340 × 5/2 = 170 × 5, यानी कि 850 मीटर। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। तो माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है। ठीक है, और एक बड़ा ही कर लेते, छोटा है बहुत। तो माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है? बिल्कुल नहीं। माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है? नहीं। और स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, दिए गए माध्यम से ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल क्या होगी? समान। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों में एक समान बनी रहती है। किसी ध्वनि तरंग का तारत्व किस विशेषता पर निर्भर करता है?
तो ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व के कारण ही ध्वनि को तीक्ष्ण या मोटा कहा जाता है। किसी ध्वनि तरंग का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है और ध्वनि तीक्ष्ण तथा पतली होती जाती है। ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाई ध्वनि तरंगों की चाल जो है वो वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। ठीक है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करा रही हूँ। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। वायु की ध्वनि तरंग की चाल तापमान वृद्धि के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो उसे हम कहते हैं कर्णावध यानी कि कॉक्लिया। कॉक्लिया आंतरिक कान में पाई जाने वाली एक तरल पदार्थ से भरी सर्पिल आकार की गुहा है जो सुनने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और श्रवण परागमन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ध्वनि तरंगों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित किया जाता है जिसे मस्तिष्क व्यक्तिगत ध्वनि आवृत्तियों के रूप में व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट, सोनार एक यंत्र डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जहाज एक अंतर्जलीय वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो ये एक पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग ध्वनिक साधनों द्वारा पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाने और निर्धारित करने की तकनीक है। वस्तु द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित ध्वनि तरंगों का सोनार उपकरण के द्वारा पता लगाया जाता है और उनमें मौजूद जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। सोनार के माध्यम से पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती हैं। ध्वनि तरंगों के आयाम को जिसके यूनिटों में मापा जाता है वो है आपका दूरी। ठीक है, ध्वनि तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई की माप है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर उसकी औसत स्थिति से माध्यम के कपनी कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य एक्सरे के तरंग दैर्घ्य के तुल्य होता है? 1 nm। एक्सरे एक प्रकार का विकिरण होता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होती है। 1 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य एक्सरे के तरंग दैर्घ्य के तुल्य है। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी किरणों से गामा से लंबा होता है। जब ध्वनि के तारत्व और पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तो वृद्धि होती है भाई आवृत्ति की। ध्वनि की पिच सीधे ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसलिए जब पिच अधिक हो जाती है तो आवृत्ति भी अधिक हो जाती है। चलो भाई, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो भाई इसमें तीनों ही सही नहीं है। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज होता है। भैया नहीं भाई, इतना तो नहीं होता है। ठीक है, तो मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज के बीच होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों के से पहले अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऐसा करके वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें से भाई कोई भी नहीं है। तो आवृत्ति जो है वो ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है और यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारत्व कम होता है। ठीक है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई पराध्वनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास को जानने की इस प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल होता है। ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगें 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है तथा इनके अन्य प्रयोग लीवर, किडनी, पेट, दिल की जाँच करने में और घड़ी विमानों और कीमती कपड़ों की सफाई में, सोनार में तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट आदि करने में प्रयोग होता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी अब देख लेते हैं। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा को कुचालक होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उपलिखित कथनों में के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव करिए। तो भाई कथन ए और कथन दो दोनों ही गलत हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ना कि कुचालक। और डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर सही उत्तर को चुनना है। तो किसी ताप विद्युत केंद्र में तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों, एक सेकेंड बड़ा ही कर लेते हैं। किसी ताप विद्युत केंद्र में तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। बिल्कुल। पानी गर्म करने और इसे भाप में बदलने के लिए ईंधन को दहन किया जाता है जो टरबाइन से होकर गुजरती है, जिससे प्रचक्रण और घूर्णन होता है और विद्युत का उत्पादन होता है। ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं और दोनों इसकी व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। उपयुक्त नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये आवोगार्दो ने। आवोगार्दो नियम के अनुसार जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके घनत्व में वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन इस बिंदु के बाद पानी का तापमान बढ़ने पर घनत्व कम होता जाता है। निम्न कथनों पर विचार करो भाई। घोलने शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है, तो शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में। ठीक है, तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है। इसमें उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा भाई? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहने की स्थिति में अब रेफ्रिजरेटर को अधिक क्षेत्र को ठंडा बनाए रखना पड़ेगा, जिससे रेफ्रिजरेटर में लगे कंप्रेसर को अधिक कार्य करना पड़ेगा। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा और अधिक गर्म गैस हो अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जो कि कमरे के तापमान को बढ़ा देगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर उससे अधिक हो जाता है। ठीक है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना जो है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। इसलिए एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुमति देता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। वाष्पन एक ऊष्मा अवशोषित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वाष्पित होने वाला द्रव शरीर से ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? तो भाई वो कहलाता है आपका त्वरित बिंदु। ठीक है, ताप और दाब की ऐसी अवस्थाएं जिसमें किसी पदार्थ की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं साम्यावस्था में रह सकती हैं त्वरित बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है।
शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 के और 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 4.58 मिलीमीटर पारे के स्तंभ दाब के बराबर होता है। वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है ठोस का गलनांक कहलाता है। जबकि वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे उसका हिमांक कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश यानी कि लाइट की। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया की स्थिति में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे फोटो सेल का विद्युत नेत्र भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकी सेल और फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2 + 2.0 डी और -2.5 डी शक्तियों के दो लेंस संयोजित कर एक प्रकाशिक यंत्र बनाया गया। तो ये संयोजन उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को फोकस लंबाई धनात्मक होती है। ठीक, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी है? तो भाई 10 डायोप्टर है। 10 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर होती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब आपको अनंत पर बनेगा, इनफाइनिटी। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। साथ ही प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा भी बनेगा। ठीक है, किसी उत्तल लेंस के द्वारा एपर्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो यह इसकी वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र है। उत्तल लेंस की गोलाकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को एपर्चर कहा जाता है। ये लेंस को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से स्वतंत्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यंत्र या डिवाइस में प्रकाश ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा से रूपांतरित होती है? तो भाई प्रकाश ऊर्जा जो है वो वैद्युत ऊर्जा से रूपांतरित होती है आपकी सौर सेल के द्वारा। सौर सेल वो उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी एक अग्र अभिनत पीएन जंक्शन डायोड है। लेजर डायोड का एक उपयोग उच्च तीव्रता सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिमाण 2 मीटर लेंस की क्षमता क्या होगी? तो भाई इसकी होगी -0.5 डायोप्टर। यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता को P से दर्शाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो एल्युमिनियम का नहीं किया जा सकता। एल्युमिनियम का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो अपारदर्शी पदार्थ होता है। कांच, नीलम और पानी सभी पारदर्शी पदार्थ हैं और अपारदर्शी वस्तुओं का प्रयोग किसी भी प्रकार के लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो भाई प्रकीर्णन उत्तरदायी है। ठीक है, वायुमंडल में धूल और जल के अनगिनत कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न के कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनें। तो भाई अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, तो दोनों सही हैं, लेकिन का सही परंतु सेकंड फर्स्ट का सही कारण है। ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं आपकी। नेक्स्ट,
तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि अधिक ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। अधिक ऊंचाई पर वायु विरल होती है, जिससे इतनी ऊंचाई पर धूल और जलकण भी नहीं होते, सिर्फ यहाँ गैसें होती है। इसलिए जब ऊपरी वायुमंडल में से प्रकाश गुजरता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? तो भाई प्लाज्मा अवस्था के बारे में सही है आपका कि प्लाज्मा अवस्था में, एक सेकेंड, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, ठीक। जब गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था में और अधिक ऊर्जा देते हैं तो इसके परमाणु से घटक कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे पदार्थ आयनीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा अवशेषित कणों की एक गैस मिलती है। इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था या प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं। गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ये एक फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, ठीक है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो ये आपकी कांच और शीशा में होगी, ठीक है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग ये, ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं आगे। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाए तब वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये एक सरल प्रकाशिक यंत्र होता है। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के समान सिद्धांत को विकसित किया। आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के सिद्धांत को समानता सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियमों का प्रतिपादन किया है और रेडियम नामक तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने की थी, ठीक है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है भाई, ठीक है। रात में तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मान से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, जल से भरे पात्र में कांच की छड़ का टेढ़ा दिखाई देना आदि, ठीक है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण एक प्रकार का क्या है? दर्पण एक प्रकार का अवतल है। अवतल दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब प्रायः वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका उपयोग शेविंग मिरर के रूप में, सौर भट्टी में, टॉर्च में, दंत रोग विशेषज्ञों, नाक कान गला रोग विशेषज्ञों द्वारा तथा सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में करते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पे पड़ती हैं तो ये रंगीन दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हेलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के परों का रंगीन दिखाई देना आदि व्यतिकरण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब है हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स हम कल के टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में। तो धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।